दीपक बेटा, कहाँ गया? दीपक। हाँ माँ बोलिए। दीपू बेटा, आज वर्षा अपने ससुराल वापस जा रही है। बेटा तुझे तो पता है मैं खाली हाथ कभी भी वर्षा को मायके से ससुराल नहीं पहुंचाती हूँ। एक काम कर, मुझे 10,000 रुपए दे दे। मुझे उसके लिए कपड़े भी लेना है और उसके घर वालों के लिए भी कपड़े लेकर पहुँचाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का भी रख कर पहुँचाना पड़ेगा। बेटा एक जोड़ा पायल भी लेकर देना पड़ेगा उसे। अब सोना हम उसे दे सके इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है अभी। सोना है तो आसमान छू रहा है, सोना नहीं तो कम से कम चांदी ही दे देंगे। ला जल्दी से मुझे पैसे दे दे निकाल के। क्या इस तरह मुंह बनाकर खड़ा है? दोपहर में जाकर उसके लिए कपड़े लत्ते खरीद कर ला लूंगी, उसके घर वालों के लिए भी कपड़े खरीद कर ला लूंगी मैं। माँ आपको तो पता है 30,000 रुपये मुझे सैलरी मिलती है। अब उसमें से भी हर महीने हमारे घर की EMI की किस्त पड़ जाती है। 20,000 रुपये में बिजली का बिल, घर का खर्च, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, आपकी दवाइयाँ, मैं कहाँ से मैनेज करूँगा माँ इतने पैसे? फिलहाल में मेरे पास 5,000 रुपये बस बचे हैं माँ, और अभी महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी हैं। अब आप ही बताइए, 5,000 रुपये हैं और 10 दिन हैं। इस बीच यदि कोई बीमार ताप हो गया, अर्जेंट किसी को पैसे लगने लगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? बेटा तुझे तो पता है कि वर्षा अपने ससुराल जा रही है तो उसे कैसे खाली हाथ विदा कर दूंगी। देख बेटा तू कहीं से भी कोशिश कर, अपने दोस्त भाइयों से उधार ले ले, चाहे जो भी कर। मुझे तो 10,000 रुपए चाहिए वर्षा के लिए। मम्मी जी 1 साल हो चुके हैं वर्षा दीदी की शादी को, और 1 साल से ऐसा कोई भी समय नहीं गया है जब दीदी यहाँ से विदा होकर जाती नहीं है तो आप उन्हें उपहार पैसे वगैरह ना देती होंगी। जब भी दीदी मायके से ससुराल जाती हैं सारे घर वालों के लिए कपड़े लेकर जाती हैं, कुछ ना कुछ कीमती सामान लेकर जाती हैं। मम्मी जी ये बताइए, बार बार ऐसा थोड़ी ना दिया जाता है। जब दीदी नई नई थी तब समझ में आता था, अब तो दीदी की शादी को 1 साल हो चुका है। कितने बार दीदी आती जाती हैं, हर बार आप उनको 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे देते हो। बहू ये हमारा और हमारे बेटे के बीच का मैटर है, तुम्हें इसमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अपने बेटे से पैसे मांग रही हूँ, तुमसे मांग रही हूँ क्या? क्या हुआ यदि हमारी बेटी की शादी हो गई तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है कि हम अपनी बेटी को कुछ उपहार दे सकें? अरे वैसे भी कहते हैं कि बेटी को अपने मायके से खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। तुम क्या सोचती हो, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खाली हाथ एक साड़ी में विदा कर देते हैं, क्या मैं भी ऐसा ही करूँ? नहीं, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपनी बेटी से पैसे मांग रही हूँ, कौन सा तुमसे पैसे मांग रही हूँ अपनी बेटी को देने के लिए जो तुम बीच में बोल रही हो। मम्मी जी मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, अभी इनकी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बस बहू, हमने हर बार देखा है जब जब हम अपनी बेटी को उपहार देते हैं तब तब तुम्हारी आंखें फूल जाती हैं। खबरदार, जो हमारे बेटे और हमारे बीच में आज की बात तुमने बोलने की कोशिश की तो हमारी मर्जी, हम अपनी बेटी को चाहे अपने पूरा धन लौटा दें, तुम बोलने वाली कोई नहीं होती हो। दीपू हमें अभी के अभी पैसे चाहिए, हम बता देते हैं, हम आज ही जाकर शॉपिंग करके आएंगे हमारी बेटी के लिए। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जाने से पहले आपके लिए ATM से पैसे निकाल कर ला देता हूँ। आप वर्षा के लिए शॉपिंग करवा दीजिएगा जो जो लगती है। तो आरती मेरा लंच रख दो, अभी पहले मैं ATM से पैसे निकाल कर लेकर आऊंगा, उसके बाद ही ऑफिस जाऊंगा। अभी तो महीने के 20 दिन ही हुए हैं, 10 दिन बाकी हैं। अभी 10 दिन बाद ही आपकी पेमेंट आएगी, जब तक आप कैसे चलाओगे? और आपके पास मात्र 10,000 रुपए ही हैं। इस बीच में कितने खर्चे लगेंगे? यदि इसी बीच में किसी की तबीयत खराब हो गई तो आप कहाँ से एडजस्ट करोगे? करने वाले सिर्फ आप ही हैं इस घर में। अब आरती तुमने माँ का फरमान तो सुन लिया है ना, और माँ की आज्ञा का पालन ना करना मतलब घर में कलेश करवाना है। इसलिए आरती मुझे पैसे लाना ही पड़ेगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। कैसी माँ है ये, अपने बेटी की पूर्ति करने के लिए अपने बेटी के बारे में जरा भी नहीं सोचती हैं। अकेला इंसान क्या क्या करेगा? उन्हें जरा भी अपने बेटी के ऊपर दया नहीं आती है, बस बेटी की हमेशा सोचते रहती हैं, बेटी के लिए ये करना है, बेटी के लिए वो करना है, बेटी के ससुराल वालों के लिए ये करना है। ना जाने कैसी माँ है ये जो अपने बेटे के बारे में जरा भी नहीं सोचती हैं। अरे बेटी को तुम ना भी दोगे तो भी बेटी के ससुराल वाले कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें ही क्या पड़ी रहती है। मम्मी आज कोचिंग वाले सर को फीस देना है, सर बोल रहे थे कि 1 महीना पूरा हो गया है, आप फीस लेकर आ जाना। आप अभी तो पापा ऑफिस नहीं गए हैं ना, उनका लंच ब्रेक यही है, तो प्लीज मम्मी पापा के ऑफिस जाने से पहले आप उनसे मेरे ट्यूशन की फीस मांग कर रख लेना। बेटा सर को बोल देना कि हम इस महीने फीस नहीं दे पाएंगे, हम दोनों महीने की फीस एक साथ ही दे देंगे। मम्मी सर हर महीने पैसे ले लेते हैं सभी से, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्या बोलूंगा वहाँ? यदि मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो सोचिए मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे। अरे बेटा हम हर महीने समय से फीस पटा देते हैं, अब इस महीने तुम थोड़ा समझा देना या मुझे फोन नंबर देना, मैं बात कर लूंगी आपके कोचिंग वाले सर से। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल चलता हूँ, अब मेरे स्कूल का समय हो गया है। इनसे यदि मैं फीस के लिए बोलती भी हूँ तो कहाँ से दे देंगे बेचारे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। जो पैसे बचे हुए थे वो तो मम्मी जी ने अपनी बेटी की पूर्ति करने के लिए ले लिए हैं। ये क्या भाभी, दोनों टाइम आप बस घर का बना हुआ खाना लाकर मेरे सामने रख देते हो। अरे आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपकी ननद 15 दिनों के लिए आई है मुश्किल से, कभी कभी बाहर खाना खाने ले चलिए करो कम से कम मुझे, या कभी बाहर का खाना घर में ही ऑर्डर कर लिया करो। ये रोज रोज का दाल चावल सब्जी रोटी खा खा कर तो मैं पक गई हूँ। दीदी आप 15 दिनों से आई हैं, लेकिन 15 दिनों से कम 10 बार कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैंने घर में।
किसी दिन मंगोड़े, किसी दिन पकोड़े, किसी दिन आलू बंडे, किसी दिन समोसे, किसी दिन गाजर का हलवा, किसी दिन खीर। ऐसा रोज रोज तो बन रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको रोज दाल चावल सब्जी रोटी रखती होंगी। अरे भाभी, वो कोई बाहर का खाना थोड़ी ना था, वो तो आपने घर में ही बना कर रखा था। बाहर के खाने की बात ही अलग रहती है और घर के खाने की बात ही अलग रहती है। क्यों ना हम आज चलते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। आप कहो तो मैं अभी बुकिंग कर दूं हम लोगों की। नहीं दीदी, मैं तो बाहर जाकर खाना नहीं खाऊंगी। और आपके भैया को तो बाहर का खाना सूट ही नहीं होता। और हमारे बेटे चिंटू को भी बाहर का खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब बची मम्मी जी और आप। यदि आप लोगों को खाना है तो देख लीजिए, आप दोनों ही चले जाइए। अरे भाभी, मैं तो सोच रही थी सारे घर वाले चलते, हम लोग साथ में खाना खाते बाहर जाकर, तो कितना अच्छा लगता। चलिए ना, हम लोगों की खातिर चलिए। अरे नहीं दीदी, जब हमें खाना ही नहीं है तो हम बाहर जाकर करेंगे ही क्या। और वैसे भी मुझे अपने बेटे का होमवर्क भी करवाना पड़ता है, उसे बनता नहीं है उतना करते। ठीक है, तो अब आप लोग मना कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो जितने दिन भी रुकूंगी उतने दिन हम लोग कम से कम बाहर कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। और कम से कम 15 दिनों में 5 दिन तो हम लोग बाहर खाना खाएंगे ही। हाँ ठीक है दीदी। मम्मी, आपने मेरी सास, मेरी ननद और मेरी जेठानी के लिए साड़ी रख दी है ना इसमें? हाँ हाँ बेटा, मैंने सारे घर वालों के लिए कपड़े रख दिए हैं। तो जाकर पहले उन लोगों को उपहार दे देना, बहुत खुश होंगे। देखना, अच्छी में अच्छी साड़ी ली हूँ मैंने उन लोगों के लिए। और हाँ बेटा, तेरे जेठ जेठानी के बच्चों के लिए भी मैंने कपड़े लेकर रख दिए हैं। तेरे सास ससुर के लिए भी अच्छे कपड़े लेकर रखे हैं मैंने। अब मैं वाला तेरी भाभी के मायके वाले में से थोड़ी ना हूँ कि अपनी बेटी को एक साड़ी में ही विदा कर देती है। बेटा, हम लोग तो दिल खोल के अपनी बेटी को देते हैं, चाहे फिर उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तेरी भाभी के मायके वाले तो ट्रेन में बिठाल देते हैं और वो अकेली ही यहाँ तक आ जाती है। और हम तुझे पर्सनल गाड़ी करके तुझे तेरे ससुराल तक छुड़वा कर आते हैं। हाँ मम्मी, बस इसी से तो मेरा मान सम्मान है ससुराल में। बस ऐसे ही जीवन भर बना रहे तो कितनी अच्छी बात होगी। अब पता नहीं, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप तो कर देंगी। भाभी का कोई भरोसा नहीं है। भाभी पता चला मुझे एक साड़ी के लिए भी ना पूछे। दीदी, जितनी हमारी चादर है ना, हम उतना ही पैर फैलाते हैं। हम अपनी कंडीशन से आगे काम नहीं कर पाएंगे। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मेरे मायके वालों को लेकर मुझे ताना मार रहे हैं ना, लेकिन मम्मी जी, मैं या मेरी माँ आप लोगों में से नहीं है जो अपने बेटे को परेशान करके उससे पैसे लेकर उसके पैसों से अपनी बेटी का घर भर रही हैं। आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की मम्मी जी कि आपका बेटा कितना परेशान है, उनके पास पैसे हैं या नहीं है। आपने तो बस बोल दिया कि कहीं से भी पैसे ला कर दो। अब चाहे बेचारे वो कहीं से भी पैसे ला कर दें, लेकिन आपको देंगे ही। और आपको उन्होंने पैसे दिए और आपने 10,000 रुपए एक बार में ही फूंक दिए। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तू घर का खर्च कैसे चलाएगा। हमने तुमसे बोला था ना कि तुम हमारे और हमारी बेटी के मैटर में मत बोला करो। हम अपनी बेटी को चाहे जो भी दे, हमारी मर्जी। तुम बोलने वाली होती कौन हो? मम्मी जी, बराबर मेरा बोलने का अधिकार है, क्यों नहीं है बोलने का अधिकार? जब सारे फर्ज निभा रही हूँ बहुओं वाले, तो बोलने का भी अधिकार है मुझे। हम लोग कभी अपने भाई को परेशान करके अपने ससुराल वालों के लिए उपहार नहीं लेकर आते मम्मी। हम लोग अपने भाई की स्थिति देखते हैं पहले कि उनके घर की स्थिति क्या है। जो हाथ उठाकर मेरी मम्मी मुझे दे देती है, बस मैं उसी को लेकर चली आती हूँ। मैंने कभी आज तक जिद नहीं की अपनी मम्मी से। ऐसा बहन का होना भी क्या मतलब का कि उसके कारण उसका भाई परेशान रहे। वर्षा दीदी को हमने उनकी मनचाहा दहेज दिया है। जो वर्षा दीदी ने बोला है वो दहेज गया है। भले से ही इन्होंने कर्जा उठाया हो, जो भी किया हो, लेकिन दीदी की शादी पूरे शौक शान से की है। अब उसके बाद जब भी दीदी आती हैं, आप हर बार 10-10 हजार रुपए मांगते हैं इनसे और अपनी बेटी के लिए उपहार लेते हैं। उनके लिए साड़ी सोना चांदी जो भी आपसे बनता है, उनके परिवार वालों के लिए जो भी उपहार आपको लगते हैं वो लेते हैं। लेकिन सॉरी मम्मी जी, मैं अपने भाई को परेशान करके अपने ससुराल नहीं भर सकती। अरे भाभी, इतनी बातें घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? साफ साफ ऐसा क्यों नहीं बोलती हो कि तुम्हारे मायके वालों की उतनी औकात ही नहीं है कि मेरे मायके वाले जितना दे सकें? और नहीं तो क्या। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हैं। मैं अपने भाई की कंडीशन बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं अपने भाई को कभी परेशान नहीं होने दे सकती, वो भी मेरे कारण। मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करती हूँ। अपने भाई को परेशान करके मैं अपने लिए या अपने ससुराल वालों के लिए कोई उपहार लाने वाली नहीं हूँ दीदी। एक बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, तुम हमें और हमारी बेटी को टाइम मार रही हो बहू? एक बात याद रखना, हमारे जीते जी हमसे जो बन पड़ेगा हम वो अपनी बेटी को हमेशा देंगे। कौन सा हमारी बेटी रोज रोज अपने मायके आ रही है? अरे 2 महीने 4 महीने में एक बार ही आती है। मम्मी जी, मैं होती कौन हूँ ये बात बोलने वाली कि आप अपनी बेटी को क्या दें और क्या ना दें? ये आपका फर्ज है, आपको जो देना है वो दे दीजिए। लेकिन मैं बोलती हूँ कि बेटी के प्रति अपना फर्ज निभा रही हैं तो कम से कम अपने बेटे के प्रति भी अपना फर्ज निभाइए। ये आई है हमें हमारा फर्ज बताने के लिए। अरे हम माँ है उसकी, हमें पता है कि वो कैसा है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना तब तक कोई तुझे इस घर में आने जाने से नहीं रोक सकता। किसी की इतनी मजाल नहीं है और हमसे जितना हो पाएगा, जो हो पाएगा, हम वो सब कुछ देंगे। भले ही हम अपने खर्चे में कमी कर लेंगे। चलो वर्षा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया, चलिए।
बेटा गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवा लेना और घर तक छोड़कर आना वर्षा को। हाँ ठीक है मम्मी, मैं घर तक छोड़कर आ जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है मम्मी, मैं भी चलती हूँ। क्या हुआ जी, बहुत परेशान लग रहे हैं आप, कोई बात है क्या? आरती, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि महीने के अभी 8 दिन बाकी हैं और हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कैसे कैसे हम 8 दिन घर का मैनेजमेंट चलाएंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप चिंता मत करिए, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप मुझे घर खर्च के लिए पैसे देते थे उसमें से 50-50, 100-100 रुपए करके बचा लिए हैं मैंने। ऐसे मेरे पास 1000-2000 रुपए अभी हाथ में दबे हुए रखे हैं, उन्हें मुश्किल समय पर निकालूंगी सोच रही हूँ। अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है सामान सौदे की, इसलिए पैसे दबे रहने दीजिए, जब लगेगा तो मैं खुद निकाल लूंगी। आरती, तुम सच में बहुत समझदार हो। एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरी माँ है जो मेरे बारे में कभी नहीं सोचती हैं। तुम्हें मेरी कितनी चिंता रहती है, तुम मेरा चेहरा देखकर समझ जाती हो कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मेरी माँ को समझ में नहीं आता है ये बात। बस हमेशा वर्षा की ही तरफदारी करना, उसी के बारे में सोचना, उसी के पक्ष में बात करती हैं वो। हाँ जी, ये बात तो मुझे भी बहुत अखरती है। मैं भी इस घर में जब से आई हूँ तब से बस यही देखे जा रही हूँ कि मम्मी जी आप में और दीदी में बहुत फर्क करती हैं। आपको कभी भी मम्मी जी किसी चीज के लिए भी तारीफ नहीं करेंगी, लेकिन उनकी हर जगह तारीफ करती हैं। और जब से शादी हुई है दीदी की, तब से तो मम्मी जी ने हद ही कर दी है। बस पैसे ले लेकर उनके घर वालों के लिए हर समय तोहफे पहुंचाते रहती हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी तीज त्योहार के समय पे दे देते हैं घर वालों को तोहफे उपहार। जैसा मम्मी जी कर रही हैं वैसा नहीं होता है। अपनी नाम बड़ाई करने के लिए हर समय उनके ससुराल वालों के लिए कपड़े लत्ते उपहार पहुंचाते रहती हैं। अपने नाम बढ़ाई के कारण वो अपने बेटे को बर्बाद कर रही हैं। ये चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, देखिएगा बहुत जल्द मम्मी जी को सारी बातें समझ में आएंगी। वो एक दिन आपको जरूर समझेंगी। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने ला देता है। आरती, मेरे पास यदि इतने पैसे होते ना तो मैं 1000-10,000 रुपए को बिल्कुल भी नहीं देखता, मैं तो ऐसे ही अपनी बहन को दे देता। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी छोटी सी नौकरी करता हूं और मेरे पीछे भी 4 लोगों का परिवार है, मुझे ही सारा मैनेजमेंट करना है। जो भी करना है तो मैं अपने शौक शान नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है 2 साल से मैंने कोई भी नए कपड़े नहीं लिए हैं, जो रखे हुए कपड़े हैं उन्हीं को पहन पहन कर इधर उधर जाता हूँ मैं। एक जोड़ी कपड़े में ही मैं कई जगहों की शादी निपटा देता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं, बस मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, माँ को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, बस मेरे कंधों में कितना बोझ है ये मैं ही जानता हूँ। एक मेरी माँ है जिसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस फर्क पड़ता है तो इस चीज से कि मेरी बेटी आई है और उसे मैंने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, बस। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, टेंशन के कारण देखिए आपकी हालत कितनी खराब होती जा रही है। सब हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए आप मुंह हाथ धुलिए, मैं आपकी थाली लगाती हूँ। बड़े कान भरे जा रहे हैं हमारे बेटे के। हमने तुमसे बोला ना, तुम हम माँ बेटे के बीच में मत बोलो। तुम्हें बहुत पड़ी रहती है हम अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, बस कान और आंख लगा कर देखती ही रहो। और हम अपने बेटे से क्या मांग रहे हैं तुम वो भी देखती ही रहती हो। तुम्हें कौन सा हक है ये सब देखने का और बोलने का? अच्छा मम्मी जी, मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती हूँ क्या, जो आप इस तरह से बात कर रही हैं? ये परिवार मेरा भी है, आप मेरे पति के बारे में भी बात कर रही हैं। जिस तरह वो आपके बेटे हैं उस तरह मेरे भी पति हैं। उनके हर सुख दुख में साथ देना, उनके सुख दुख को बांटना मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी मैं इनके कान नहीं भर रही हूँ, ना ही हम आपकी बुराई कर रहे हैं। बस हम तो ये बात कर रहे हैं कि अभी महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी हैं और हमारे पास खर्च के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ माँ। अरे बेटा तू ये बता कि तेरी सैलरी के पैसे जाते कहाँ हैं? आखिर तू अपने पैसे कर कहाँ रहा है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। माँ, घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ और खर्चे कितने लगे हुए हैं आपको तो पता है। आपकी दवाई, मुन्ने की पढ़ाई, घर का खर्च और ऊपर से वर्षा जो हर महीने 2 महीने में चली आती है, उसके 10,000 रुपए का खर्च तो बंधा ही हुआ है। अब अलग से तो मेरी कोई इनकम नहीं हो रही है ना। बेटा ये बार बार तो मुझे वर्षा के खर्च के बारे में मत बता। मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। वो मेरी बेटी है, मुझे उसे जो देना है मैं दूंगी, मेरा पूरा फर्ज बनता है। सच ही बोलते हैं लोग कि शादी होने के बाद बेटा बदल जाता है। बेटी नहीं बदलती है, बेटी तो माँ को उतना ही प्यार करती है जितना करती है पहले से, लेकिन शादी होने के बाद बेटा सच में बदल जाता है, ये बात निश्चित है। माँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि मैं कितना परेशान हूँ। आरती, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है जोरों की। मैं अपनी बेटी को हमेशा ही लूंगी मुझे जो लगता है। कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला? मेरी बात कोई मेरी बेटी को पूछने वाला नहीं रहेगा, ये बात तो मुझे पता है। बहू बेटी के लक्षण देखकर तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो ये लोग मेरी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये करें या ना करें मुझे पता है मेरी बेटी कभी मुझे बिस्तर पर पड़े नहीं रहने देगी। मुझे बहुत प्यार करती है मेरी बेटी, मेरे लिए भी कुछ भी कर सकती है। मुझे पता है वो अपने साथ मुझे ले चलेगी। भगवान ना करे बुढ़ापे में जब मेरे हाथ पैर ना चलेंगे तो ये लोग तो मुझे भूखा ही मार डालेंगे।
उस समय मेरी बेटी ही होगी जो मेरा पूरा करेगी और मुझे हर चीज के लिए पूर्ति करेगी। हे भगवान बचाओ कोई। अरे ये तो माँ की आवाज है। क्या हुआ मम्मी जी को? जल्दी आइए, जल्दी आइए। मम्मी जी क्या हो गया आपको? आप कैसे गिर गई? अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मम्मी जी को उठाइए, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। अभी माँ कैसी है? उन्हें आराम है या नहीं? अब पता नहीं, जब से हॉस्पिटल से लेकर आए हैं तो इंजेक्शन और गोलियों का असर है शायद, इसलिए मम्मी जी सो रही हैं तब से। मम्मी जी की एक्सरे रिपोर्ट आ गई क्या? क्या बताया डॉक्टर ने? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? आरती, बात तो परेशानी वाली ही है। माँ की पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आरती, यदि 2 दिनों के अंदर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो हो सकता है कि उनका पैर कटवाना पड़े। आरती, डॉक्टर ने कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा बताया है। मेरे पास तो अभी फिलहाल में 1000 रुपए भी नहीं है। मैं कहाँ से 1 लाख रुपए लेकर आऊँगा? वही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सैलरी भी आपकी 8 दिन बाद ही मिलेगी, और सैलरी भी कितनी मिलेगी? मुश्किल से 20-30 हजार रुपए मिलेगी। उसमें क्या हो जाएगा? कौन हमें 1 लाख रुपए देगा? हम कहाँ से 1 लाख रुपए लेकर आएंगे? कहाँ से माँ का ऑपरेशन करवाएंगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अभी मम्मी जी सो रही हैं, वो यदि सुन लेंगी तो उन्हें और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। इस हालत में मम्मी जी को ज्यादा टेंशन देना ठीक नहीं है। आप चलिए, हम चलकर कमरे में बात करते हैं। अच्छी खासी थी मैं, काहे के लिए छत पर चढ़ी होंगी पता नहीं। सीढ़ियों से उतरते समय पैर स्लिप हो गया, और है तो पैर टूट गया मेरा। मेरे बेटे बहू को तो बड़ी खुशी होती होगी, सोचते होंगे अच्छा ही हुआ जो ये लंगड़ी हो गई। उन्हें तो बहुत खुशी होती होगी अंदर ही अंदर। ये लोग तो मुझे ऐसे ही पड़े रहने देंगे, मुझे पता है कभी मेरा इलाज नहीं करवाएंगे। इन लोगों को तो और अच्छा है, बस पैसे का ही बहाना बताएंगे, बोलेंगे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसे कर करके ये लोग तो सोच ही रहे हैं कि मैं कब कब मर जाऊं और इन लोगों की आत्मा संतुष्ट हो। मुझे अच्छे से पता है ये लोग भले ही मेरा इलाज ना कराएं, लेकिन मेरी बेटी जैसे ही सुनेगी, देखना मेरे लिए फट से पैसों का इंतजाम करके आएगी। वो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकती है, इतना चाहती है मेरी बेटी मुझे। उसके पास वैसे भी पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है। बेटा भले ही बेईमान हो जाए, लेकिन बेटी नहीं होगी। बेटा तो बहू के कहने पर चलेगा, और बहू तो कभी नहीं चाहेगी कि मैं ठीक हो जाऊं। बहुत पुण्य प्रताप किए होंगे मैंने, जो भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। बहुत प्यार करती है मेरी बेटी मुझे। सुनेगी तो दौड़ी दौड़ी आएगी, देख लेना। हाँ मम्मी सुनाइए, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है सभी लोगों का? अब क्या बताऊं बेटा, ना जाने किस नाच मिटे की नजर लग गई मुझ पर। मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी बेटा। ये क्या बोल रही है मम्मी? सीढ़ियों से गिर पड़ी? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई मम्मी? आप ठीक है ना मम्मी? मेरा दिल बैठा जा रहा है मम्मी। बताइए मम्मी, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, मुझे बहुत गंभीर चोट आई है बेटा। क्या गंभीर चोट? मम्मी क्या हुआ आपको? बताइए मम्मी। बेटा सीढ़ियों से गिरने के कारण मुझे शरीर में बहुत जगह चोटें आई हैं, और चोटों के साथ साथ बेटा मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। मम्मी तो आप घर पर क्या कर रही हैं? आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं भैया से बात करती हूँ। बेटा उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं, अभी तो सैलरी के भी पैसे नहीं आए हैं। वो क्या इलाज कराएंगे मेरा? वो तो चाहती ही हैं कि मैं मर जाऊं तो उन लोगों की आत्मा संतुष्ट हो जाए। एक काम कर बेटा, तू जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का इंतजाम करके आ जा, मेरी जान बचा ले बेटा, वरना डॉक्टर बोल रहे हैं कि पैर कटवाना पड़ेगा। ये क्या बोल रही है मम्मी? मैं कहाँ से 1 लाख रुपए का इंतजाम करूंगी? मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं जो मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम करूंगी? और वैसे भी मम्मी, माँ और बाप का इलाज कराना तो बेटी का फर्ज होता है, ना कि बेटी का। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है, मैं पराए घर जा चुकी हूँ अब शादी होकर। अब आपका इलाज कराने का फर्ज मेरा नहीं है, भैया भाभी का है। उन लोगों से बोलिए। ये क्या बोल रही है बेटा? मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है, तेरे लिए अपने बेटे बहू से मैंने बुराई ले ली है, और तू ऐसा बोल रही है कि अपनी माँ के लिए तू थोड़े बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकती है? मेरा बेटा तुझे पाई पाई करके लौटा देगा। अरे मम्मी, शादी होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, ये बात आपको नहीं पता है क्या? भैया भाभी का फर्ज बनता है आपका इलाज कराने का, वो कराएंगे आपका इलाज। आप ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ, जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको देखने के लिए आ जाऊंगी। 1 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है, 1000 रुपए भी मैं नहीं दे सकती आपको, क्योंकि ये पैसे देने का फर्ज मेरा नहीं है, मेरे ससुराल वाले देंगे ही नहीं। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। मैं अपने पति से यदि 1 लाख रुपए मांगूंगी ये बोलकर कि मम्मी के ऑपरेशन के लिए चाहिए, तो ये मुझे दे देंगे पैसे, मुझे पता है। लेकिन मैं क्यों दूं पैसे? जाएंगे तो आखिर मेरे पति के ही जेब के, वही 1 लाख रुपए बचेंगे तो मेरे भविष्य में काम आएंगे। इतनी बड़ी मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो 1 लाख रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दूंगी मैं। वैसे भी सोना सस्ता हो गया है, अपने पति को बोलकर एक और रानी हार बनवा लेती हूँ मैं। पैसे हैं इनके पास, पैसे रखे रखे आखिर डबल थोड़ी ना हो रहे हैं। कम से कम मैं पैसों का सदुपयोग कर लूंगी सोना लेकर, आगे चलकर वही दाम बढ़ जाएंगे तो 1 लाख का 2 लाख में बिकेगा। ए जी सुनते हैं? ए जी
चलिए ना, आज हम सुनार की दुकान चलते हैं। जिस बेटी के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वही बेटी मेरा इलाज कराने के लिए मना कर रही है। मेरे बेटे के पास पैसे हैं या नहीं है, मैं कभी ये नहीं पूछती थी। यदि वर्षा आती थी तो उसी सारी जरूरतें पूरी करती थी, हर चीज देती थी उसे, सोने चांदी से लेकर पैसे रुपए कौड़ी सब चीज देती थी उसे। उल्टा मेरे बहू बेटे मुझे बोलते थे तो मैं उनसे लड़ाई कर लेती थी। उसके कारण आज उसके लिए मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई मोल नहीं है आज उसके लिए। मेरी बेटी इतनी मौका परस्त निकलेगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा कहाँ से पैसे लाएगा, उसके पास तो सच में पैसे नहीं है। माँ, आपने पैसों के लिए वर्षा को फोन लगाया था क्या? हाँ बेटा, मैंने वर्षा को फोन किया था ये सोचकर कि मेरी बेटी मेरा इलाज जरूर करवाएगी, लेकिन बेटा वो तो इतनी एहसान फरामोश निकली जिसके कारण मैंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा। मैंने अपने बेटे बहू की तकलीफ नहीं समझी, उसके कारण आज उस लड़की ने मुझे इतना निराश किया है। अपने आप में पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने उसके लिए इतना कुछ क्यों किया। अपने बेटे की जेब काट कर मैंने उसको इतना कुछ दिया है। मायके आती थी तो मुंह से बोल कर मुझसे सारे घर वालों के लिए कपड़े, उपहार, सोना चांदी और क्या कुछ नहीं लिवा कर जाती थी। और जब आज बात मेरे ऊपर पैसे खर्च करने की आई है तो साफ साफ मना कर दिया उसने, ये बोलकर कि मैं तो पराई हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं आपके ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती, ये काम आपके बहू बेटे का है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी उस वक्त जब मैंने अपनी बेटी को इतना कुछ दिया लिया था। मुझे वही पैसे बचा कर रखने थे तो आज मेरे इलाज में काम आते। माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएंगी। हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, पैसों का इंतजाम हो गया है। कहाँ से पैसों का इंतजाम हो गया है बेटा, तुमने कहाँ के पैसे ला लिए? माँ, जो आरती के जेवर थे जो यहाँ से मिले थे और उसके मायके से मिले थे, उन सारे जेवरों को आरती ने बेच दिया है और उन जेवरों के बदले हमें 1 लाख रुपए मिले हैं। अब उन पैसों से हम आपका इलाज कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बेटा, तुमने मेरे इलाज के लिए अपने जेवर बेच दिए बहू? मम्मी जी, जेवरों का क्या है, जेवर तो आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे, लेकिन आपका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। बहू, तेरा एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी बेटा, मेरी बेटी से ज्यादा फर्ज तूने निभाया है। यदि आज तू अपने जीवन नहीं बेचती तो मेरे लिए पैसों का इंतजाम नहीं होता। तूने अपने सारे जेवर बेच दिए और एक मेरी बेटी है जो अपने पति से पैसे नहीं मांग सकती। मेरी बेटी ने सच ही कहा है, बेटी पराई होती है, अपने बहू बेटों से बना कर रखने चाहिए, आखिरी समय पर बहू बेटे ही काम आते हैं। माँ, अब आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम करिए, हम लोग जाकर तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने की। गायत्री जी के बहू बेटे उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहां उनका ऑपरेशन होता है। 15 दिन एडमिट रहने के बाद गायत्री जी को छुट्टी दे दी जाती है। धीरे धीरे करके गायत्री जी चलने फिरने लगती हैं। अब उनकी बेटी आती जाती तो जरूर थी, लेकिन अब गायत्री जी ऐसा नहीं करती थी जो पहले करती थी। अब गायत्री जी को सारी बातें समझ में आ चुकी थी, वो अपने बहू बेटे को बहुत अच्छे से समझने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।